गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया है? क्या हाल चाल है बताओ, आज कुछ हाल चाल बतिया लो। नहीं तो कहोगे रोज़ रोज़ पढ़ाते ही हैं, कभी हाल चाल तो पूछते ही नहीं हैं। क्वालिटी की क्लास कैसी लग रही है? एमसीक्यू कैसा लग रहा है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दिया करो, ज़रूरी होता है। एनर्जी का काम करता है हम लोगों के लिए, तो आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर आनी चाहिए। समझ में आई बात? आपकी प्रतिक्रिया हम लोगों को एनर्जी बूस्ट करती है, कैप्सूल का काम करती है। आपका लाइक, आपका शेयर, आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं उसे बहुत ध्यान से। बताइए सब बढ़िया है? देखिए, हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि वीडियो को शेयर करो। शेयर करने से जानते हो क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़, एक बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि शेयर करने से मेरा कोई फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है शेयर करने से, आपके लाइक करने से। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो क्राउड आएगा उसके साथ। क्राउड आने का सेंस क्या है? अभी तक जैसे एग्जांपल में यह है कि 20 लोग पढ़ रहे हो, 25 लोग पढ़ रहे हो, 50 लोग या 100 लोग पढ़ रहे हो लाइव। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो का लिंक पहुंचेगा, वो आपसे जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा। दायरे को बढ़ाना है। और सही बात है कि जितने ज़्यादा लोग रहते हो, एनर्जी उतना ज़्यादा हम लोगों की बढ़ती है। और लाइक करने से ऐसा होता है कि जो यूट्यूब का फ्रंट पेज होता है, जितने लाइक आएंगे, जैसे जैसे लाइक आते हैं वो फ्रंट पेज पर वो बार बार आता है। गूगल उसे क्या करता है, बार बार उसे फ्रंट पेज पर लाएगा। तो बस लाइक का यही फ़ायदा होता है। और सब्सक्राइब में मैंने बताया, शेयर में आप जितने भी लोग हो, लगभग सभी लोग आज के टाइम पे फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे, तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबको लाओ, एमसीक्यू में सबको लाओ, पकड़ कर लाओ और चलो बताओ कि चलो देखो 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं, मेरे कितने सही होते हैं। कंपटीशन करो। पढ़ाई में कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप लोग उल्टा करते हो। आप लोग जहाँ कंपटीशन करना चाहिए वहाँ कंपटीशन नहीं करते हो, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कंपटीशन करते हो। तो पढ़ाई में खूब कंपटीशन करो और दिखाओ कि कौन कितने पानी में है, और खुद कितने पानी में है ये भी पता चले। तो इसीलिए शेयर करो, दोस्तों को बुलाओ, अदर कोचिंग में पढ़ते हैं उन्हें भी लेकर आओ कि चलो देखो आपके सर ने क्या पढ़ाया था और मेरे सर ने क्या पढ़ाया था, दोनों ने पढ़ाया, चैप्टर सेम है, तो देखो आपका कितना सही होता है, मेरा कितना सही होता है। ये भावना लेकर आओ। जितने लोग हो सब व्हाट्सअप यूज करते होगे, व्हाट्सअप के स्टेटस पे लगाओ, व्हाट्सअप के स्टेटस पे एमसीक्यू का लगाओ, खुद लगाओ, आप सभी लोग लगाओ। तो उससे ये होगा कि आपके जितने भी कांटेक्ट में होंगे उसमें से कुछ तो होंगे जो आपके दोस्त होंगे, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, वो देखेंगे, उनको चैलेंज करो कि मेरा इतना सही हुआ था, आओ बताओ तुम्हारा कितना सही हुआ है। तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। जैसे इस समय बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे चैलेंज एक्सेप्ट करना, ठीक, तो वो करो। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, बोरिंग ना बने कि रोज़ वही एक काम हो रहा है। तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, आपके लिए काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। सिलेक्शन चाहिए हमें बस, और कुछ नहीं। सिलेक्शन आप लेकर जाओ। सुबह उठो तो सिलेक्शन के लिए, और शाम को सो जाओ तो ये सोच के सुबह उठेंगे और मेरा सिलेक्शन होगा। इस भावना से प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ो, केवल सिलेक्शन के लिए। बात क्लियर है?
सिलेक्शन के लिए क्लास लो आप। तो मेरा सिलेक्शन इस बार होगा, लेखपाल इस बार बनेंगे हम, एसआई इस बार बनेंगे हम, इस बात को अच्छे से गांठ बांध लो। और इस लॉकडाउन में सरकारी नौकरी की वैल्यू भी समझ में आई है। गांव में तो इस समय बहुत कहावत भी एक चल रही है कि इस समय या तो सरकारी की वैल्यू है या फिर तरकारी की वैल्यू है। ठीक, जिसने सरकारी नौकरी किया था वो घर पे बैठ के पैसा पा रहा है, या फिर जो तरकारी में सब्जी बेच रहा है वो पैसा पा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, और सब बेकार है। तो इस बात को सच साबित करो और नौकरी लेकर जाओ। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बातों को समझो, शेयर करना, लाइक करने से आपका फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। और क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जो कोरम होता है, जो सदन में कोरम होता है सत्र के दौरान, वो कितना होना चाहिए। तो कुछ ही लोगों का कमेंट आया था, सभी ने कमेंट भी नहीं किया, लेकिन जितनों का कमेंट आया था बिल्कुल करेक्ट था। शायद 1-2 लोगों ने कमेंट किया था, इसका आंसर दिया था, और वो आंसर होगा आर्टिकल 100, आर्टिकल 100। कई बार पूछा भी गया है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कोरम से संबंधित है या गणपूर्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 100 संबंधित है। और कितने सदस्य होने चाहिए, 1/10 सदस्य होने चाहिए। ये केवल शायद 1 लोगों का ही केवल कमेंट आया था। तो कोई बात नहीं है, जो पढ़ता है उसी का कमेंट आएगा, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक, और एक क्वेश्चन लास्ट के लेक्चर में हुआ था, उसका भी रिप्लाई कर देते हैं। वो क्वेश्चन था, मैंने पूछा था जितने यूटीज हैं, जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, किस यूनियन टेरिटरीज में उपराज्यपाल है, किस में प्रशासक है और किस में मुख्य आयुक्त है। तो ये जान लो आप कि हमारे जितने यूटीज हैं, यूटीज मीन्स यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें अगर हम बात करते हैं उपराज्यपाल की, अगर हम बात करते हैं किसकी, उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। पहला है दिल्ली, आपको पता होगा दिल्ली में है। कई बच्चों ने तो पूरे नाम भी लिखे थे कौन कहाँ पर है, बहुत अच्छी बात है। पहला है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, और तीसरा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर क्या है, उपराज्यपाल हैं। और अब एक नया भी जुड़ गया, वो कौन सा होगा, लद्दाख होगा। ठीक, ये 4 हो गए। ये 4 यूटी हैं जहाँ पर क्या है, उपराज्यपाल हैं। और एक चीज़ जानो कि जो हमने बताया था मुख्य आयुक्त, एक नाम बोला था मुख्य आयुक्त, जो चीफ कमिश्नर बोला था, इसी में लोग गलती किए थे। केवल शायद एक कमेंट सही आया था। मुख्य आयुक्त केवल होते हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। तो मुख्य आयुक्त होगा केवल चंडीगढ़ में, और उपराज्यपाल होंगे इन 4 में। तो मतलब 5 केंद्र शासित प्रदेश की बात हमने कर ली, और अब बचते कितने हैं, 3 और बचते हैं। और वो जो 3 बच रहे हैं वहीं पर होते हैं क्या, प्रशासक। वहीं पर क्या होंगे, प्रशासक होंगे। जिसका आंसर ये आया था वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन थे जिनका जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। और कल एक बच्चे ने क्लास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन जानो मैं भी पूरी क्लास लेता हूँ, आप लोगों के साथ क्लास मैं भी लेता हूँ। और उस क्लास में एक क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आर्टिकल्स में और क्या कहते हैं, दूसरा था आईपीसी में डिफरेंस क्या है।
आर्टिकल में और आईपीसी में डिफरेंस क्या है, ये किसी बच्चे ने पूछा था। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन ये हुआ कि जैसे हमने बात की आर्टिकल की, तो आपको पता होगा आर्टिकल का अर्थ क्या होता है, अनुच्छेद होता है। आर्टिकल का क्या अर्थ होता है, अनुच्छेद होता है। और जो आईपीसी है हमारी, इसे ही कहते हैं, फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, ठीक, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। तो देखो जो हमारा संविधान है, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो जो ये आर्टिकल्स हैं ये हमारे किसमें हैं, संविधान में हैं। ये हमारे संविधान के जो भाग हैं उन भागों में ये आर्टिकल्स डाले गए हैं। लेकिन अगर बात करते हैं आईपीसी की, अगर बात आईपीसी की करते हैं तो आईपीसी हमारे जो दंड संहिता है, आईपीसी का मतलब मैंने बताया कि भारतीय दंड संहिता। तो देखिए हमारे इसी अनुच्छेदों में, इसी संविधान में एक न्यायपालिका है, और न्यायपालिका में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है, या जितने न्यायालय हैं आते हैं। और उसी सुप्रीम कोर्ट में न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए उसी में है क्या, आईपीसी। कहने का मतलब है कि आर्टिकल्स के अंदर न्यायपालिका है, और न्यायपालिका जिस आधार पर काम करती है उसे ही कहते हैं आईपीसी। और एक आपने सुना होगा, कहते हैं उस सीआरपीसी। एक होता है आईपीसी और दूसरा होता है सीआरपीसी। क्रिमिनल मामले आते हैं सीआरपीसी में और सिविल मामले आते हैं आईपीसी में। इसमें भी धाराएं होती हैं, यहाँ पर जो आपको मिलेंगी, इन दोनों में मिलेंगी। वहाँ पर आप पढ़ते हो एक्ट, यहाँ पर आप पढ़ते हो धारा, यहाँ पर क्या पढ़ते हो, धारा पढ़ते हो, आप अनुच्छेद नहीं पढ़ते हो। तो बातें क्लियर हैं कि हमारे आर्टिकल्स के अंदर ही न्यायपालिका आती है, और न्यायपालिका जिसके आधार पर कार्य करती है वही है आईपीसी और सीआरपीसी, बस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक, कानून व्यवस्था बनाए रखे इस आधार पर आईपीसी के और सीआरपीसी के। आईपीसी वही 1860 वाला आईपीसी, और जो सीआरपीसी आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, वैसे तो ये सीआरपीसी 1861 में बना था, लेकिन जो आज सीआरपीसी हम यूज करते हैं वो सीआरपीसी 1973 वाला यूज करते हैं, ठीक। मूल विधि की क्लास में आप लोग ये चीज़ पढ़े भी होंगे, आईपीसी 1860, सीआरपीटी 1861, और जो प्रेजेंट टाइम का सीआरपीसी है जिस पर हमारा काम चल रहा है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा गया है, वो है सीआरपीसी 1973 का, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे, शायद आप जवाब से आप क्या हुए हो, सेटिस्फाई हुए होंगे। आर्टिकल्स में और आईपीसी में, एक्ट में यही सब अंतर है, ठीक। एसआई की बैच में अगर आप आते हो तो वहाँ पर इसे आप अच्छे से समझ पाओगे, मैंने कोशिश की है बताने की। और चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, और हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और हमें स्टार्ट करना था सत्र के बारे में। हमें स्टार्ट करना था किसके बारे में, सत्र के बारे में, जो सेशन, हमने कहा था हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सत्र के बारे में, सेशन के बारे में। सत्र कहाँ का, जो लोकसभा और राज्यसभा में सेशन होता है, सत्र होता है, उसी बारे में बात करेंगे। और किस रिलेटेड में बात करेंगे, केवल रिलेटेड बात करेंगे राष्ट्रपति के। वैसे अभी हम आपको लोकसभा राज्यसभा नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केवल यहाँ पर बात करेंगे कि जिसमें राष्ट्रपति आएगा। बात क्लियर है, तो हम केवल उसी की बात करेंगे। और हमने आपको बताया था कि सत्र से संबंधित, जिसमें राष्ट्रपति आएगा, उससे संबंधित केवल 3 अनुच्छेद हैं। एक है आर्टिकल 85, 85, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87। इन 3 आर्टिकल की बात हमने की थी और कहा था आपसे कि आप लोग पढ़कर आना, इन तीनों आर्टिकल्स को आप लोग पढ़कर आना। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
अब हम बात करेंगे आज आर्टिकल 85 के बारे में, 86 के बारे में और 87 के बारे में। ठीक, तो चलिए हम लोग नोट करते हैं आर्टिकल 85 को। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में सबसे पहले आर्टिकल 85 के बारे में। आर्टिकल 85 में जो पहला पॉइंट बताया गया है, आर्टिकल 85 में 3 बातों को बताया गया है। 1 2 2 ये नहीं है कि आर्टिकल 85 का 1, 85 का 2, 85 का 3, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 85 में ही 3 बिंदुओं को बताया गया है। और पहली बात कही गई है इसमें कि सत्र के प्रकार क्या होंगे। सत्र के प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक, आर्टिकल 85 का जो पहला पॉइंट है, आप इसे लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट क्या है? सत्र के प्रकार। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? सत्र के प्रकार, कि सेशन कितने प्रकार का होगा। और आप सबको पता है, कल भी मैंने बताया था कि सेशन 3 प्रकार के होते हैं। सेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जहां से शुरुआत होती है उसे कहते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र। ग्रीष्मकालीन सत्र। और इसी ग्रीष्मकालीन सत्र को ही कहते हैं हम लोग बजट सत्र। बजट सत्र, ये एग्जाम में पूछा गया है कि बजट सत्र किसे कहते हैं? शीतकालीन सत्र को, ग्रीष्मकालीन सत्र को या फिर मानसून सत्र को। 3 सत्र होते हैं, जिसमें से ग्रीष्मकालीन सत्र को ही क्या कहते हैं? बजट सत्र कहते हैं। और ये आता है कब? निश्चित है कि ये फरवरी में आएगा। ये कब आएगा? फरवरी में आएगा। और कोई भी सत्र होता है वो लगभग 15 से 25 दिनों का होता है। कोई भी सत्र होगा तो 15 से 25 दिन इसी बीच में लगभग होते हैं, कोई निश्चित नहीं है। सत्र 27 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज अभी तक देखा गया है वो क्या है? लगभग 15 से 25 दिनों के होते हैं, कुल सत्र होते हैं। बातें क्लियर है? तो ये हुआ हमारा पहला सत्र। दूसरा सत्र आप लिखिएगा। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र, और ये आता है अगस्त के महीने में। ये आता है अगस्त के महीने में, और टाइम यही होता है क्या? 15 से 20 दिन या 25 दिन। ये इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक, और तीसरा सत्र होता है कौन सा? शीतकालीन सत्र। पहला हो गया ग्रीष्मकालीन, दूसरा हो गया मानसून सत्र। मैंने बताया ग्रीष्मकालीन सत्र फरवरी में आता है। ये जान लो, हमेशा सत्र की शुरुआत फरवरी से ही होती है, हमेशा हुई है आज तक। बट ऐसा जरूरी नहीं है, और मानसून सत्र कभी जुलाई में भी आया है, कभी अगस्त में भी आया है, ये भी जान लो। तो निश्चित नहीं है डेट, जुलाई या अगस्त लिख सकते हो आप। ठीक, वो भी कितने दिन का होगा? यही 15-20 दिन, 25 दिन का होता है। तीसरा सत्र आप लोग लिखो, इसे अभी इरेज कर रहे हैं हम, यहाँ पर इरेज कर रहे हैं। और तीसरा सत्र लिखिए। हम आर्टिकल 85 के बारे में भी पढ़ रहे हैं, हमने आपको बता दिया है कि पढ़ना क्या क्या है। और तीसरा सत्र हम बात करेंगे तो वो होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन, ठीक, और ये आता है वही नवंबर दिसंबर में। ठीक, और डेट वही सेम होती है, वही लगभग 15 से 20 दिन का इसका भी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। लगभग इतने दिन चलता है ये भी। तो 3 सत्र होते हैं हमारे भारतीय सदन में, हर साल 3 सत्र होते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई। बातें क्लियर है यहाँ तक? तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय सदन में
एक सत्र के बीच लगभग गैप कितना होता है? तो लगभग आपको गैप दिख रहा होगा 2 से 2.5 महीने का। प्रत्येक 2 से 2.5 मंथ पर एक सत्र बुलाया जाता है हमारे कहाँ, सदनों में, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीष्मकालीन सत्र, या इसी को हम लोग बजट सत्र कहते हैं। दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जिसकी मैंने तारीख लिख दी लगभग कब आता है। हमेशा फरवरी से स्टार्ट होता है सत्र, मानसून सत्र आएगा, उसके बाद शीतकालीन सत्र आएगा। इसकी मैंने बता दी कि लगभग टाइम पीरियड क्या होता है, और एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में कितने का समय अंतराल होता है, तो लगभग 2 से 2.5 महीने का। बातें क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अगला आर्टिकल देखिए। आर्टिकल 85 में बस यही कहा गया है। अब आर्टिकल 86 देखिए। आर्टिकल 86 क्या कहता है? या 1 मिनट, मैंने कहा आर्टिकल 85 में 3 बातों को कहा गया है, तभी हमने केवल पहले की बात की है। अभी आर्टिकल 85 के मैंने केवल पहले की बात की है, और पहला क्या हमने बताया? सत्र के प्रकार के बारे में। आर्टिकल 85 में मैंने कहा 3 बातें हैं ना, तो सबसे पहले क्या बताया मैंने? सत्र के प्रकार। ठीक, अब बात आती है कि 85 में दूसरा बात क्या कही गई है। 85 में दूसरी क्या बात कही गई है? तो दूसरी बात कही गई है सभावसान की। सभावसान। ठीक, सभावसान का मतलब क्या होता है? देखिए, सभावसान का मतलब होता है कि 2 सत्रों के बीच कितने का अंतराल होगा, मिनिमम कितने का अंतराल होगा, इसी को कहा जाता है सभावसान। यहाँ पॉलिटी की भाषा में जो हमारे संविधान में लिखा गया है वो शब्द लिखा गया है सभावसान, और इसे अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखा जाता है PRORAGATION, प्रोरेगेशन। इसी को कहते हैं क्या? सभावसान। और सभावसान का मतलब क्या होता है? हमने बताया कि किसी 2 सत्र के बीच में मिनिमम क्या समय होना चाहिए, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, उसकी बात कही गई है किसमें? आर्टिकल 85 के पॉइंट नंबर 2 में कही गई है। और वो कहा गया है कि मिनिमम समय अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। सॉरी, मैक्सिमम की बात कही। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 6 महीने का समय अंतराल। कैसे? जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि एक सत्र फरवरी में आता है या जनवरी में आता है, तो अगला सत्र 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने का मतलब 180 दिन, 180 दिन से 181वें दिन सत्र नहीं बुलाया जाएगा। तो 180 दिन या उसके पहले पहले दूसरा सत्र बुला लेना चाहिए, ये कंपलसरी किया गया है। मैक्सिमम डेट कितनी रखी गई है? 6 महीने की। कहने का मतलब है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा 85 के पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है, जिसे कहा गया है सभावसान। इसे क्या कहा गया है? सभावसान कहा गया है। तो आप लोग लिखिएगा इसमें लिखिए कि 2 सत्रों के बीच, इसी के आगे डैश करके लिखिएगा सभावसान के, कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं किया जा सकता। 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी में लिखना है आपको, सभावसान में ही, कि 1 वर्ष में
एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। यही पॉइंट लिखिएगा आप इसी सभावसान में। देखो अब आपको एक बात समझ में आई होगी, भारतीय संविधान में आर्टिकल 85 के पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय सदनों में मिनिमम 2 सदन बुलाए जाने अनिवार्य हैं। तो मतलब है कि मैक्सिमम कुछ भी बुलाया जा सकता है, 2 बुलाओ, 3 बुलाओ, 4 बुलाओ, 5 बुलाओ या 1000 बुलाओ, तो कितना भी प्रावधान करो, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। और उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब यह होता है कि कितना बुलाया जाए, तो वो डिपेंड करता है कि वर्क कितना है। और सत्र बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। इसीलिए वर्क की वजह से देखा गया कि समय अंतराल भी एक सही हो, आइडियल हो। ये नहीं हो कि सत्र बहुत ज़्यादा हो जाए, उस हिसाब से काम ना हो। इसीलिए एक एवरेज रखा गया भारत में कि 3 सदन बुलाए जाएंगे, 3 सत्र बुलाए जाएंगे। और दोनों सदनों में बार बार प्रत्येक वर्ष 3 सदन बुलाए जाते हैं। मतलब है कि और ज़्यादा बुलाए जा सकते हैं, लेकिन बुलाया नहीं गया है। ठीक, तो इस टाइम 3 बुलाए जाते हैं। बातें क्लियर है सभावसान की? ठीक, 2 पॉइंट मैंने इसमें लिखाया। पहला कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार सत्र बुलाने अनिवार्य होते हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा। इसमें मैंने बताया 85 में 3 पॉइंट हैं, सभावसान का तीसरा पॉइंट नहीं है ये। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? 85 का तीसरा पॉइंट कहता है कि सत्र के विघटन की बात करता है। विघटन, कि सत्र का विघटन क्या किया जा सकता है? क्या सत्र को भंग किया जा सकता है? ऐसा कहता है कौन? 85 का पॉइंट नंबर 3 कहता है। और पॉइंट नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रपति, जो देश का राष्ट्रपति है, ये पीएम की सलाह पर, जो प्रधानमंत्री है, पीएम की सलाह पर सत्र को भंग कर सकता है। आप देखिएगा एक चीज, हम सत्र को भंग करवा रहे हैं, ना कि लोकसभा या राज्यसभा को। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर अगर सत्र भंग कर रहा है तो वो राज्यसभा का भी किया जा सकता है। सत्र भंग करने की बात कही जा रही है, जो तीनों सत्र हैं उसकी बात कही गई है आर्टिकल 85 में। और आर्टिकल 85 का पॉइंट नंबर 3 कहता है, जो विघटन की बात करता है, सत्र के विघटन की बात करता है। और कहता है कि देश का राष्ट्रपति यदि पीएम कहता है, तो देश के राष्ट्रपति को पीएम कहे कि काम करो, ग्रीष्मकालीन सत्र को 4 दिन चलने के बाद भंग कर दो, तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, वह किसी भी सत्र को भंग कर सकता है। लेकिन पहले राय देनी होगी, सलाह देनी होगी, किसे? प्रधानमंत्री को। तो यही लिखना है आपको कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सत्र को भंग कर सकता है। ऐसा कहा गया है आर्टिकल 85 के पॉइंट नंबर 3 में। यही है हमारा आर्टिकल 85। 3 बातें कही गई हैं, मैंने तीनों के बारे में बता दिया। पहले की बात की सत्र के प्रकार के बारे में, दूसरी बात की मैंने सभावसान के बारे में, और तीसरी बात मैंने की विघटन के बारे में। सत्र का विघटन कैसे, किस प्रकार से किया जा सकता है, किस कंडीशन पर किया जाएगा।
इन तीनों की बात हमने आर्टिकल 85 को पढ़ लिया। ठीक, समझ में आया हो तो यस लिखिए। ठीक, चलिए हम लोग आर्टिकल 86 पढ़ते हैं। आर्टिकल 86 की तरफ चलते हैं। एक बात आप लोग जानते हो, मैंने राज्यपाल से अगर हम कंपेयर करना चाहें, यहीं पे अगर सत्र के बारे में अगर हम राज्यों से कंपेयर करना चाहें तो ये जान लो कि जैसे हम यहाँ पर 85, 86, 87 पढ़ रहे हैं, ये सत्र के बारे में है। किस सत्र के बारे में? केंद्रीय सत्र के बारे में, केंद्रीय सदन के। यदि हम राज्यों के बारे में बात करते तो यहीं पर बात करते आर्टिकल 174 के बारे में। पावर सेम दी गई है, जो आर्टिकल 85 बताया वही आर्टिकल 174 है, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा। जो आर्टिकल 86 है उसी की जगह 175 आ जाएगा, और जो आर्टिकल 87 है उसी की जगह आर्टिकल 176 आ जाएगा। तो 85, 86, 87, उधर 174, 175, 176, बातें सेम यही हैं। ठीक, बातें सेम यही है, यही बातें कही गई हैं, लेकिन आर्टिकल अलग अलग है। यहाँ पर राष्ट्रपति का नाम है तो वहाँ पर राज्यपाल का नाम होगा। ठीक, चलिए अब लिखिए आप आर्टिकल 86 को, लिखिएगा आर्टिकल 86 को। और आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 कहता है कि लोक महत्व मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि जनता हित में, लोक महत्व के मामले में, लोक महत्व के मामलों में राष्ट्रपति सत्र को संबोधित कर सकता है। यही बात कही गई किसमें? आर्टिकल 86 में कही गई है। संबोधित कर सकता है, ऐसा किसमें कहा गया है? आर्टिकल 86 में कहा गया है कि यदि कोई लोक महत्व की बात होगी, यदि कोई लोकहित की बात होगी तो उसके सत्र में, जब उस सत्र में कोई लोक महत्व की बात हो रही है, लोकहित की बात हो रही है, आम जनता से मत संबंधित कोई सत्र चल रहा है, उस पर बहस हो रही है, तो उस सत्र में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संबोधित कर सकता है। यही कहा गया है किसमें? आर्टिकल 86 में कहा गया है। और आर्टिकल 86 में एक बात और कही गई है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें कहा जाता है कि इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति, लिखिएगा, इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति सदन तक अपने संदेशों को पहुंचाता है। मतलब कोई मैसेज देना हुआ संदेश सदन को, लोकसभा को, संदेशों को पहुंचा सकता है। जैसे आपको ये पता होगा कि सदन की जो कोई कार्रवाई हो रही है, अगर उस कार्रवाई में राष्ट्रपति की कोई राय है तो राष्ट्रपति वो राय दे सकता है। किसके तहत दे सकता है? तो आर्टिकल 86 के तहत दे सकता है। कोई भी अपना मैसेज हुआ, कोई भी संदेश हुआ, राष्ट्रपति भेज सकता है सदन के पास, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास। किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो उसे ताकत देता है? तो वो ताकत देने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 86। तो ताकत देने वाला आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 86 है। ये हुआ हमारा क्या? आर्टिकल 86 हुआ, जो कि किससे संबंधित था? सत्र से संबंधित था। यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ें। आर्टिकल 86 क्लियर है एकदम पूरा? तो हम बात करते हैं आर्टिकल 87 के बारे में। चलिए, जो भी आपके डाउट हैं
आप डाउट लिखा करिए पूरा, मैं सारे डाउट बताऊंगा आप लोगों को, चाहे जैसे भी डाउट हो, बस पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए, क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए, आपके आंसर आएंगे 100% कन्फर्म है। और अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आर्टिकल 87 के बारे में। आर्टिकल 87 क्या कहता है? आर्टिकल 87 ये कहता है कि जब कोई नया सत्र स्टार्ट होगा, नया सत्र स्टार्ट होगा, जब कोई नया सत्र स्टार्ट हो या फिर कोई नई सरकार आए, नया सत्र स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि जब फरवरी का महीना आए, सत्र स्टार्ट वहीं से होता है, फरवरी से, ग्रीष्मकालीन सत्र से। तो जब क्या कहते हैं, नया सत्र स्टार्ट होता है वर्ष का, या फिर कोई नई सरकार आती है, या फिर कोई नई सरकार आती है, जैसे गवर्नमेंट अगर चेंज होगी तो जून जुलाई में चेंज होती है, तो उसके बाद जब पहला सेशन होगा, पहला सत्र होगा, चाहे वो मानसून का हो या फिर ग्रीष्मकालीन सत्र हो, तो उस सत्र में, उस सत्र को विशेष रूप से संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। तो आप लोगों को लिखना है कि जब कोई नया सत्र, आप लोग लिखोगे कि जब कोई, यहां पर अगर हम बनाएं सेंटेंस पूरा, तो जब कोई नया सत्र तथा नई सरकार आती है, नई सरकार आती है, तो राष्ट्रपति विशेष संबोधन के द्वारा, विशेष संबोधन, संबोधन लिखा है ये, राष्ट्रपति विशेष संबोधन के द्वारा सत्र की शुरुआत करता है, यही लिखना है आपको, विशेष संबोधन द्वारा सत्र की शुरुआत करता है। बातें क्लियर हैं? यही कहलाता है हमारा क्या? सेशन कहलाता है, शुरुआत करता है। धीरे धीरे पढ़ो, मज़े से पढ़ो, लेकिन हाँ, जो पढ़ोगे ठोस पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करो, आराम आराम से चलो, एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझते हुए चलो। जैसे मैंने कहा, नया सत्र, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बातें हैं। एक तो हमने इस लाइन में अगर पढ़ोगे तो एक लिखा है कि नया सत्र, और दूसरी बात लिखी है नई सरकार, बाकी तो बात सेम है। राष्ट्रपति क्या करेगा? संबोधन करेगा। नया सत्र का मतलब ये हुआ कि नए सत्र की शुरुआत हमेशा होती है ग्रीष्मकालीन सत्र से। हमेशा कहाँ से होती है? ग्रीष्मकालीन, जिसे हम लोग बजट सत्र भी कहते हैं। तो जब ये सत्र आएगा, पहला सत्र साल का, तो राष्ट्रपति क्या करने आएगा? बोलने के लिए आएगा। पहला जो बात होगी, जो पहली बातचीत होगी, वो राष्ट्रपति के संबोधन से शुरुआत होगी कि स्वागत है आपका इस नए साल में, हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और हम आपसे क्या क्या अपेक्षा करते हैं, ये राष्ट्रपति कहेगा। और यदि कोई नई सरकार आती है, मान लो जैसे हमने कहा कि ये टाइम है और किसी भी वजह से इस समय गवर्नमेंट भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है, समय है जुलाई का, तो पुनः चुनाव होता है और चुनाव का रिजल्ट आता है अक्टूबर में, सरकार नहीं बनती है अक्टूबर में। तो जो नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र आएगा, उस सत्र को सबसे पहले संबोधित कौन करेगा? तो देश के राष्ट्रपति करेगा। जबकि फरवरी में उसने किया भी था, लेकिन नवंबर दिसंबर के सत्र में, क्योंकि जब सरकार बदल चुकी है, मंत्री बदल चुके हैं, या हो सकता है मंत्री पुनः वही बन गए हों, प्रधानमंत्री भी वही बन गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार तो नहीं बनी है,
और यदि सरकार नहीं बनी है तो राष्ट्रपति संबोधन फिर से करेगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 87 के तहत करेगा। यही हमारा पूरा क्या था? सत्र था या सेशन जिसे हम लोग कहते हैं। बातें यहाँ तक क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ें और अगली हमको पावर के बारे में बात करना है। तो वो था विधेयक, या जिसे हम लोग कहते हैं बिल कहते हैं। और अब हम बात करेंगे विधेयक के बारे में, या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं बिल के बारे में। ठीक, तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं। हमने आज आर्टिकल 85 को पढ़ा, 86 को पढ़ा, 87 को पढ़ा, और हम विधेयक में पढ़ेंगे सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इतने विधेयक के बारे में पढ़ डालेंगे और लगभग वहाँ से भी आपको 5-6 आर्टिकल तैयार होंगे, जो कि बार बार पूछा जाता है कि साधारण विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, वित्त विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, उसमें राष्ट्रपति को क्या क्या पावर दी गई हैं, धन विधेयक कौन बुलाता है, साधारण विधेयक कब बुलाया जाता है। ये सब बात करेंगे हम किसमें? विधेयक में। तो हम लोग स्टार्ट करें विधेयक को, बिल को। चलिए, इसीलिए मैंने कहा था राष्ट्रपति में टाइम बहुत लगता है, लेकिन आपको ही पता हो, एग्जाम पेपर उठा के देखिए कि राष्ट्रपति से ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है। वैसे सिस्टम में भले ही कोई ना इम्पॉर्टेंट हो राष्ट्रपति की, केवल आपको ही पता है पुरस्कार देने के लिए राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, बस। अब हम बात करनी है किसके बारे में? विधेयक के बारे में। सही बात है या नहीं कि देश का राष्ट्रपति केवल पुरस्कार देने के लिए ही बुलाया जाता है भारत में, और राष्ट्रपति का मुझे तो कोई वर्क नहीं समझ में आता। चलिए कुछ बात बताइए, कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। ये बताओ विधेयक बनाता कौन है? विधेयक ला कौन सकता है? हमें ये जानना है, क्या कोई विधेयक आम जनता भी ला सकती है संसद के सामने? हमें यही जानना है आपसे। क्या कोई विधेयक, वो चाहे आम विधेयक हो या धन विधेयक, ये सब तो छोड़ ही दो, आम विधेयक ही हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी हो भी सकती है तो क्या किसी विधेयक को हम और आप ला सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है तो बहुत छोटा सा। जवाब सोचो और बताओ इसका जवाब क्या होगा। देखो, पहली बात जान लो, विधेयक आम जनता नहीं ला सकती है। विधेयक लाने का अधिकार होता है केवल किसे? सरकार को। विधेयक कौन लाएगा? या सरकार लाएगी, या सरकार का कोई भी मंत्रालय हो गया, मंत्रालय की तरफ से विधेयक आ सकता है, या फिर लोकसभा, या फिर किसके? राज्यसभा का कोई सदस्य हो, का क्या हो? कोई सदस्य हो। तो यही 3 लोग होते हैं जो विधेयक ला सकते हैं। विधेयक को हमने इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। विधेयक को क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। और बिल को लाता कौन है? या तो हमारी गवर्नमेंट लाएगी, या तो उस सरकार का कोई मंत्रालय होगा, कोई मिनिस्ट्री होगी, या तो कोई मेंबर होगा किसका? लोकसभा का या राज्यसभा का। इन तीनों के अलावा कोई और व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, वो चाहे अंबानी हो या फिर हम हो, कोई भी व्यक्ति संसद के सामने कोई विधेयक या बिल नहीं ला सकता। ठीक। अब दूसरी बात, आप ये बताओ विधेयक लाया कहाँ जाता है? विधेयक कहाँ लाया जाता है? लाल किले में या फिर ताजमहल पर? विधेयक कहाँ लाया जाता है? विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो विधेयक लाया जाता है आर्टिकल 79 में। अब आप समझ रहे होंगे कि आर्टिकल 79 क्या है। तो आर्टिकल 79 कहता है, संसद की बात करता है, या फिर जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं
पार्लियामेंट की बात करता है, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, MENT, यम या MANT क्या होता है, स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं पता, हम लिख दे रहे हैं पार्लियामेंट। तो कोई विधेयक या बिल आएगा कहाँ, संसद में, और आपको ही पता है संसद किससे मिलकर बनी है, तो सबसे पहली बात तो मिलकर बनी है राष्ट्रपति से, जो उसका चीफ होगा। राष्ट्रपति के बाद फिर बात आती है राज्यसभा की, राज्यसभा की, और तीसरी बात आती है किसकी, लोकसभा की। तो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है कौन, हमारी संसद बनी होती है, जो आर्टिकल 79 है। और राष्ट्रपति की बात कही गई है आर्टिकल 52 में, राज्यसभा की बात कही गई है आर्टिकल 80 में, आर्टिकल 80 में, और लोकसभा की बात कही गई है आर्टिकल 81 में। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? यहाँ तक बातें क्लियर है? हमने यही बताया अभी तक कि हम बिल लाएंगे, बिल कौन लाएगा, तो बिल लाएगी हमारी सरकार, या फिर कोई उस सरकार का मंत्रालय, या फिर लोकसभा या राज्यसभा के कोई मंत्री या कोई भी सदस्य ला सकते हैं। मैंने दूसरी बात बताई कि विधेयक या बिल लाया कहाँ जाता है, तो ये लाया जाता है आर्टिकल 79 के तहत, कहाँ पर, संसद में, पार्लियामेंट में। और संसद बनी होती है 3 मुख्य आधारों पर, 3 स्तंभ होते हैं, और उसमें से पहला होता है राष्ट्रपति, जो हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 52। उसके बाद होती है राज्यसभा, जिसे हम लोग कहते हैं अपर हाउस, और वो है आर्टिकल 80 में। और तीसरा हमने कहा होती है लोकसभा, जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 81 में। बातें क्लियर हैं? अब देखो, ये तो हमने बात की कि विधेयक लाया यहाँ जाएगा, हम विधेयक पास कराएंगे जब हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। अभी विधेयक हम पास नहीं करा रहे हैं, अभी हम केवल विधेयक के बारे में बता रहे हैं। विधेयक यहाँ पर पास नहीं होगा, जान लो, क्योंकि अभी कोई सत्र नहीं चल रहा है। जब सत्र चलेगा तो विधेयक पास करा देंगे, ठीक। तो हम सत्र चलाएंगे 2, 4, 6 दिनों में, हमारा खुद का सत्र होगा, हमारा और आपका, और उसमें हम कोई विधेयक जो आप कहोगे उस विधेयक को पास भी करा देंगे, ठीक, क्योंकि सत्र हमारा होगा, सरकार हमारी होगी। अब देखो, हमने बताया कि सरकार विधेयक लाएगी, मंत्रालय विधेयक लाएगी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य विधेयक लाएंगे। तो क्या जब अलग अलग लोग, कई प्रकार के लोग विधेयक ला सकते हैं, तो क्या विधेयक के प्रकार भी हो सकते हैं? तो हो भी सकता है, क्योंकि कई लोग ला रहे हैं तो विधेयक के प्रकार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए विधेयक के प्रकार हैं, और विधेयक के प्रकार 2 आधारों पर बनाए गए हैं। आप हेडिंग डालिएगा विधेयक के प्रकार, आप हेडिंग डालिए विधेयक के प्रकार, विधेयक के प्रकार। और प्रकार में आप पहला लिखिएगा बनाने के आधार पर। हमने बताया ना 2 आधार पर बनाया गया है, प्रकार को बांटा गया है 2 आधारों पर। पहला है बनाने के आधार पर, बनाने के आधार पर कि किस प्रकार से विधेयक को बनाया जाएगा, उसके आधार पर बांटा गया है विधेयक को। और इसके आधार पर भी 2 प्रकार से बांटा गया, इसकी भी 2 कैटेगरी बनाई गई। पहली बात कही गई सरकारी विधेयक। देखिए, हमने बता देंगे अभी निकलेगा कैसे, कहाँ से हो रहा है सरकारी विधेयक। और दूसरा होता है निजी विधेयक। देखिए, हम अभी इसी के अंतर्गत बता रहे हैं, अभी दूसरा प्रकार नहीं गए हैं, ये दूसरा हम बता रहे हैं बनाने के आधार पर ही। तो वो क्या है, निजी विधेयक। कहने का मतलब आप कहोगे गवर्नमेंट बिल, जो गवर्नमेंट लेकर आती है, और एक होता है निजी बिल, या जिसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट बिल। तो अब ये जानो, आप ये लिखोगे कि जो बिल सरकार खुद लेकर आती है, मतलब ये वाला व्यक्ति, हमने ये कहा था ना कि ये लेकर आती है, तो जब सरकार खुद बिल लेकर आती है तो उसे ही कहते हैं सरकारी विधेयक। उसे ही क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। जब सरकार विधेयक लेकर आती है सबकी सर्वसम्मत से,
जितने भी उसमें मेंबर हैं, अगर वो विधेयक लेकर आती है तो वही कहलाती है सरकारी विधेयक। और एक बात जानो कि 99% विधेयक जो आते हैं, 99% विधेयक हमेशा सरकारी विधेयक ही होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई प्राइवेट विधेयक भी आए। लेकिन यदि कोई मेंबर कोई एक होगा, यदि कोई मेंबर आता है कोई विधेयक लेकर तो वही कहलाता है निजी विधेयक या फिर प्राइवेट विधेयक, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जब सरकार कोई विधेयक लेकर आएगी, कोई मंत्रालय विधेयक लेकर आएगा तो हमेशा कहलाएगा सरकारी विधेयक। मंत्रालय भी सरकार के अंतर्गत ही आएगी तो वो क्या कहलाएगा, सरकारी विधेयक। और हमने बताया कि 99% विधेयक हमेशा क्या होते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं। और जब कोई स्पेशल मेंबर, कहाँ का मेंबर, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर, अगर ये खुद अकेले बिल लेकर आता है तो वही कहलाता है निजी विधेयक या हम जिसे कहते हैं प्राइवेट विधेयक। बातें यहाँ तक क्लियर हैं? बातें यहाँ तक क्लियर हैं? तो दूसरा प्रकार लिखिए। एक प्रकार हुआ ये, दूसरा प्रकार लिखिए और दूसरी हेडिंग आप लोग डालिएगा प्रकृति के आधार पर। एक हमने कहा बनाने के आधार पर और दूसरी बात हमने की प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर। आप हेडिंग डालिएगा। और आपको यहाँ से आज हम फिर होमवर्क देंगे। दूसरा लिखिएगा प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ये दो प्रकार के विधेयक होते हैं। मैंने बताया बनाने के आधार पर, इसके दोनों प्रकारों के बातें मैंने बता दिया। और फिर बताया प्रकृति के आधार पर, मीन्स नेचर के आधार पर। तो आप जान लो नेचर के आधार पर 4 प्रकार के विधेयक होते हैं और इसी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका होमवर्क यही होगा कि ये चारों प्रकार कौन कौन से हैं, सबको पता होगा। वो चारों प्रकार मैंने एक बार बोल भी चुके हैं शुरू पे विधेयक जब बताए थे, अगर आपने सुना हो तो मैंने बताया था सरकारी विधेयक, ये विधेयक, वो विधेयक। तो उसी में मैंने उन चारों प्रकारों की बात की थी। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में चारों विधेयक का नाम लिखना है और वो विधेयक किस आर्टिकल से संबंधित हैं, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं वो आर्टिकल। यही आपका होमवर्क है और कल हम इसी विधेयक के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। कौन सा विधेयक कब आता है, किस कंडीशन पे कौन सा विधेयक पारित होता है, ये सब बात करेंगे। कब वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, सारे विधेयक कब धन विधेयक हो जाते हैं, कब वित्त विधेयक हो जाते हैं। मैंने गलती से नाम भी ले लिया, तो ये सारे विधेयक जो कुछ हैं उन्हें आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। तो ये आपका आज का होमवर्क है और आशा करेंगे कि आप लोगों ने इस टॉपिक को, विधेयक को और जो पूरा कंप्लीट हुआ है सत्र और विधेयक के प्रकार के बारे में, विधेयक को लाता कौन है, कब लाया जाता है विधेयक, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं और शायद आपको समझ भी आई हो। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप उस सवाल को ज़रूर पूछिएगा, चाहे लाइव क्लास में पूछिएगा या फिर आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं उस क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दूंगा। तब तक आप लोग क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मैंने जो पहले बार शुरू पे बताई, शेयर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ़ायदा आपका है। ठीक, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, कल के वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और घर में सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।